प्रिय छात्रों, मैं प्रवीण झा विदेह आईएएस के अंतर्गत मैथिली लेखन की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। मैथिली में लिखना बहुत ही आसान है। छात्रों में ये एक भ्रम है, एक मिथक है कि मैथिली लिखना बहुत कठिन है, पर बहुत कम समय में मात्र 1-2 कक्षाओं में ही आप बहुत बढ़िया तरीके से मैथिली सीख जाएंगे और जैसे आप हिंदी लिखते हैं वैसे ही मैथिली लिख सकेंगे। जो भी छात्र हिंदी जानते हैं, हिंदी लिख सकते हैं, वो मैथिली भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भाषाएं जो हैं, मैथिली और हिंदी, वो दोनों भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं। हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है, जबकि मैथिली जो है वो मागधी अपभ्रंश से निकली हुई भाषा है। तो दोनों में, चूँकि संस्कृत ही दोनों भाषाओं की जननी है, तो दोनों भाषाओं में बहुत समानताएं हैं, थोड़ी बहुत भिन्नताएं हैं। उन भिन्नताओं को मैं आपको सिखा दूंगा व्याकरण के दृष्टिकोण से क्या क्या अंतर है दोनों भाषाओं को लिखने में। और वो जब आप सीख जाएंगे, और वो बहुत कम समय में आप सीख जाएंगे, और सीखने के बाद जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी मैथिली लिखने में। तो जो भी छात्र मैथिली ऑप्शनल लेकर यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा देना चाहते हैं, वो बेझिझक इस विषय को रख सकते हैं, क्योंकि यह विषय जो है बहुत अंकदायी है और इसमें बहुत अधिक नंबर आते हैं। केवल आप इस भाषा को लिखना सीख लें, जो कि बहुत ही सहज है। अगर आप हिंदी भाषा जानते हैं तो मैथिली भी बहुत आसान है आपके लिए। और विगत वर्षों में यह उदाहरण भी है कि कई नॉन मैथिल छात्र भी मैथिली विषय को रख करके, इस विषय को सीख करके, लेखन सीख करके, और उन्होंने सफलता पाई है। तो ये बहुत आसान है। और मैथिली अगर आप बोलते हैं तो मैथिली के छात्र भी जो मिथिला भाषी हैं, उन्हें भी जब तक ये व्याकरण के दृष्टिकोण से जो शुद्ध मैथिली है वो अगर नहीं जानते हैं लिखना, बोलना अलग बात है। हिंदी भी आप बोलते हैं तो बोलने के क्रम में आप जैसे तैसे बोल देते हैं, लेकिन जब आप लेखन में आते हैं तो आप शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं। वही स्थिति मैथिली के साथ भी है। तो मैं आपको व्याकरण के दृष्टिकोण से क्या अंतर है हिंदी और मैथिली में, आप हिंदी में कैसे उसको लिखेंगे और फिर उसका मैथिली रूपांतरण जब आप मैथिली में लिखेंगे तो मैथिली रूपांतरण उसका कैसे होगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे लेखन में या बोलचाल में भी सर्वनाम का प्रयोग जो है हम अधिक करते हैं, तो संज्ञा के बदले जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, वो तो आपको पता होगा ही। तो हिंदी में जैसे आप बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में यू कहते हैं, हिंदी में आप लिखते हैं तो उसे मैथिली में लिखेंगे अहाँ, ओ हकार ऊपर चांद बिंदु अहाँ, या अपने। अपने जो है वो सम्मान के लिए, किसी व्यक्ति को अगर सम्मान देना है और सम्मान देते हुए संबोधन करना है और लिखना है उसको, तो आपको लिखेंगे अपने। अपने की करै छी, अपने कतऽ जाइ छी, या अहाँ भी लिख सकते हैं, पर अति सम्मान अगर देना है तो अपने लिखा जाता है। उसी तरह तुम को जो है मैथिली में तुम, तो दुर्घु उकार तू, या तो ओकार ऊपर चांद बिंदु तुमको तुम या तो। उसी तरह
मैं को जो है वो मैथिली में हम लिखा जाता है, इसको हम लिखा जाएगा। तो ये नहीं कि हिंदी में जैसे बहुवचन में हम कहते हैं, तो वैसा नहीं है। मैथिली में अगर सिंगुलर नंबर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, प्रथम पुरुष एक वचन मैं है, तो उसको मैथिली में हम ही लिखा जाएगा। फिर जो हिंदी का हम है या इंग्लिश का वी है, WEV, हिंदी का जो हम है उसको मैथिली में परसर्ग सब लगा करके बहुवचन बनाया जाएगा। क्योंकि यह प्रथम पुरुष एक वचन में भी हम ही आया मैं के लिए, तो इसको जो है अगर प्लूरल नंबर में लिखेंगे हम को, जो हिंदी का हम है, तो उसको प्लूरल नंबर बनाना है, तो उसको क्या करेंगे, इसमें सब परसर्ग लगाएंगे, हम सब। फिर है हम लोग, जो हिंदी का हम लोग है, हिंदी में लिखते हैं हम लोग, तो उसको मैथिली में लिखेंगे हमरा लोकनि। लोकनि जो है वो परसर्ग का ही एक रूप है और मैथिली भाषा का एक ये विशिष्ट शब्द है हमरा लोकनि। या उसको हम सब भी लिख सकते हैं, हम लोग को हम सब भी लिख सकते हैं। फिर आइए इधर, हिंदी में वो या वह जिसको ही बोलते हैं, वो या वह को जो है वो मैथिली में ओ लिखेंगे, ओकार ओ। हिंदी का वो और वह जो है उसको मैथिली में लिखेंगे ओ। उनका को लिखेंगे हुनक, हुनक या हुनकर। ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम इसको कहा जाएगा। तो संबंधवाचक सर्वनाम जो है उनका, उसको हुनक या हुनकर लिखा जाता है। फिर इनका को हिनक या हिनकर। उनसे को हुनका सौ, उनके लिए हुनका लेल, लिए को क्या लिखा जाएगा, लेल, उनके लिए हुनका लेल। तो ये जो है, जब मैं कारक पर आऊँगा तो आपको समझाऊंगा कि हिंदी का जो कारक शब्द है उसमें और मैथिली का जो कारक शब्द है उसमें क्या अंतर है और क्या क्या समानताएं हैं। तो आइए अब कारक देखते हैं। कारक में जो है वो हिंदी की तरह ही इसमें भी 8 कारक के चिन्ह होते हैं। जैसे हिंदी में कारक के 8 चिन्ह होते हैं, उसी तरह मैथिली में भी कारक के 8 चिन्ह ही होते हैं, पर उसमें जो है अंतर है। जैसे हिंदी में कर्ता के लिए ने आता है, कर्ता के लिए ने चिन्ह आता है, तो मैथिली में कर्ता के लिए कोई चिन्ह नहीं आता है। कर्ता के लिए मैथिली में कोई चिन्ह नहीं आता है। कर्म के लिए हिंदी में को आता है, तो उसको जो है मैथिली में को कर्म के को चिन्ह को मैथिली में के लिखते हैं, को एकार और ऊपर चांद बिंदु, को एकार और ऊपर चांद बिंदु। करण में करण चिन्ह जो है हिंदी का, उसके लिए से आता है, सौ एकार से। तो मैथिली में वो से जो है बदल करके 100 हो जाता है, 100 और ऊपर चांद बिंदु। ये चांद बिंदु का प्रयोग कारक चिन्ह में अधिक होता है। ये आप देख रहे हैं के में भी आया है, को एकार ऊपर चांद बिंदु कर्म के लिए, और करण में भी जो है से जो है हिंदी का
करण चिन्ह से उसके लिए सौ आया है, 100 ऊपर चांद बिंदु। संप्रदान में लिखते हैं को या के लिए, तो उसके लिए मैथिली में ये जो हिंदी का को और के लिए है, मैथिली में संप्रदान कारक जो है वो क्या हो जाता है, लेल। लेल को के लिए, को या को के लिए जो है उसका प्रयोग होता है संप्रदान कारक में लेल, लोएकार लो, लेल। आपादान, आपादान जो है हिंदी का आपादान क्या है, से, और उसको मैथिली में क्या लिखेंगे, 100 ऊपर चांद बिंदु, 100। आपादान के लिए भी 100 आता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया, आपादान उसी को कहते हैं ना, जब एक वस्तु से दूसरा वस्तु अलग हो रहा हो। तो पेड़ से पत्ता गिर गया तो उसको मैथिली में क्या लिखेंगे, गाछ सौ पात खसी पड़ल, गाछ सौ, तो क्या आया, 100 आ गया। संबंध कारक जो है हिंदी का वो है का के की, उसको मैथिली में का के लिए लिखेंगे के, का के लिए के, को एकार ऊपर चांद बिंदु। के लिए लिखेंगे केर, या की के लिए लिखेंगे को या अर्ध अ। केर और क का प्रयोग जो है सो अधिकतर एक अर्थ में ही होता है और जो वाक्य है उसके अनुसार होता है। तो आप केर भी लिख सकते हैं और को भी लिख सकते हैं, पर ध्यान देने की बात यह है कि को जब भी आप लिखेंगे तो उसके साथ ये अर्ध अ का चिन्ह आएगा। अर्ध अ का, ये एस के आकार का अर्ध अ का चिन्ह को के बाद आएगा। ठीक है, तो जब वाक्य में प्रयोग करेंगे आप तो उस समय आपको स्पष्ट हो जाएगा। और जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो मैं आंसर को भी चेक करता हूं, तो बहुत बारीकी से चेक करता हूं। आंसर चेक करने के क्रम में मैं उसको स्पष्ट कर देता हूं कि कहाँ किसका प्रयोग होता है वाक्य के अनुसार। फिर आइए अधिकरण में। तो अधिकरण में जो है वो दोनों भाषाओं में समानता है। अधिकरण में पर, उसी तरह मैथिली में भी में और पर का प्रयोग होता है। संबोधन में जो है हिंदी का है हे, अरे, तो मैथिली में जो मैथिली एक बहुत ही विशिष्ट भाषा है, बहुत ही मधुर भाषा है और एक बहुत ही समृद्ध भाषा है। इसीलिए इस भाषा को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत सरकार ने स्थान दिया है। तो इस भाषा की बहुत अपनी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य भाषाओं से अलग करती हैं। जैसे इसमें देख लीजिए संबोधन कारक जो है इसमें रौ जो है संबोधन के क्रम में जो अपने से छोटे होते हैं या जिसको हम असम्मान की दृष्टि से देखते हैं उसके लिए रौ का प्रयोग होगा। जिसको थोड़ा सा उससे ज़्यादा थोड़ा सम्मान देना है तो उसके लिए हौ, औकार हौ, थोड़ा सम्मान अगर देना है तो हौ का प्रयोग होगा। अगर उससे भी अधिक सम्मान देना हो तो उसको कहेंगे यौ। संबोधन एक ही है पर जो व्यक्ति है उसके अनुसार आपको कितना सम्मान देना है उस संबोधन चेंज हो जाता है। तो थोड़ा अधिक सम्मान देना है और भी अधिक तो लिखेंगे यौ। और जब अत्यधिक सम्मान देना हो, बहुत अधिक सम्मान देना हो तो वहां लिखेंगे या बोलेंगे औ। अहाँ की करै छी, अहाँ कतऽ जाइ छी। तो ये जो है इस भाषा की अपनी विशेषता है। मैंने टेबल में आपको कारक के चिन्हों को दिखाया कि हिंदी में कारक के चिन्हों का किस प्रकार प्रयोग होता है और मैथिली में कारक के क्या क्या चिन्ह हैं, ये आपने समझ लिया। अब कारक के चिन्हों का प्रयोग वाक्य में कैसे होता है ये जानना जरूरी है।
कारक किसी भी वाक्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कारक के चिन्हों का जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे तब तक वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, ऊपर में जो है मैंने हिंदी का एक वाक्य लिखा है और नीचे में मैथिली का एक वाक्य है। मैं मैथिली में कारक के चिन्हों का प्रयोग का उदाहरण देते हुए हिंदी के वाक्य के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ऊपर में वाक्य है हिंदी का, राम रावण वन सीता रथ लंका युद्ध मार गिराया। यहाँ पर जो है, और नीचे में क्या है, नीचे में मैथिली में है राम रावण वन सीताक रथ लंका युद्ध मारी खसोलैन। जो ऊपर में है वही मैथिली में नीचे में लिखा हुआ है। अब देखिए, ये जो है ये सारे, इसमें एक है हिंदी का उदाहरण, आप देखिए मार गिराया, या मैथिली का ये मार खसोलैन, मारी खसोलैन, ये क्रिया है। मार गिराना जो है एक क्रिया है। इसके अलावा इसमें जितना भी है दोनों में, हिंदी और मैथिली में, वो सारा संज्ञा है। संज्ञा है और क्रिया है, बीच में कुछ भी नहीं है, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। राम रावण वान सीता का रथ लंका युद्ध मारी खसोलैन, हिंदी में है राम रावण वान सीता रथ लंका युद्ध मार गिराया। कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि इसमें कारक विभक्ति जो है, जो कर्ता है उसको क्रिया से जोड़ने के लिए कुछ कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है, जो आवश्यक है। कारक चिन्हों के द्वारा जो है कर्ता संज्ञा और क्रिया को जो है सो विभक्त करते हैं, इसीलिए इसे विभक्ति कहा गया है, कारक विभक्ति। तो अब आप देखिए, मैंने जो समझाया पिछले टेबल में, हिंदी में आपको दिखाया कर्ता ने कर्म को करण से, और मैथिली में वो कैसे प्रयोग होता है वो दिखाया। अब आपको दिखाता हूँ वाक्य में उदाहरण दे करके। जैसे हिंदी में जो है कर्ता का चिन्ह क्या था, यहाँ कर्ता कौन क्या है, कर्ता है राम। किसने मार गिराया, यहाँ प्रश्न कीजिए किसने मार गिराया, तो राम ने मार गिराया। यहाँ के मार के खसोलैन, तो राम, तो राम जो है यहाँ कर्ता है। ठीक है, अब कर्ता के साथ ने चिन्ह लगता है हिंदी में, तो यहाँ ने हमने लगा दिया। और मैंने आपको बताया था कि कर्ता के साथ जो है जो ने चिन्ह हिंदी में लगता है वह हिंदी में, मैथिली में लुप्त रहता है। तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगेगा। यहाँ हिंदी में ने लगाते हैं कर्ता के साथ, यहाँ मैथिली में कोई चिन्ह नहीं लगेगा। अब हिंदी में है रावण, तो हिंदी का क्या था, कर्ता ने कर्म को, तो किसको मार गिराया, क्रिया का फल जिस पे पड़े, क्रिया का, ये क्रिया है मार गिराना, और क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, रावण पर। उसी तरह मैथिली में मारी खसोलैन, ककरा मार के खसोलैन, तो रावण का। तो क्रिया का फल ककरा पर पड़ रहा है, रावण पर। तो रावण भेले कर्म, कर्ता ने कर्म को, हिंदी में छले तो रावण को। और मैथिली में की छले के। आगे टेबल में आप लोगों को, टेबल में मैंने बताया है, रावण कर्ता ने कर्म को, रावण के। यहाँ देखिए ये हो गया कर्म, ये कर्ता, ये हो गया। यहाँ पर कर्म जो है लुप्त है, कर्ता का चिन्ह जो है ने चिन्ह यहाँ नहीं लगता है मैथिली में, ये लुप्त है। और ये हो गया कर्म हिंदी में को, और यहाँ मैथिली में के, कर्म हो गया। अब
करण, करण का उदाहरण देखिए। तो आप यहाँ प्रश्न कीजिए, यहाँ पर करण कारक किसके साथ लगेगा, इसलिए प्रश्न कीजिए किससे मार गिराया। यहाँ मार गिराया है कथी से मार खसोलन, तब वान से। यहाँ भी वान है, यहाँ भी वान है, तो वान से, तो करण से कारक है, ये हो गया करण। और यहाँ मैंने बताया था कि यहाँ से लगता है करण में, तो मैथिली में सौ लगता है, सौ पर चांद बिंदु। तो ये हो गया मैथिली का करण कारक। अब वान से, यहाँ पर जो है वान से है हिंदी में, तो यहाँ वान से ही मतलब करण कारक में से ही लगेगा। किसी चीज के द्वारा जो काम होता है उसको करण कारक कहते हैं। तो वान से मारने का काम किससे हो रहा है, मार के खसबै वाला काज जे छै रावण के, वो कथी से भऽ रहल छै, तऽ वान से। तो वान के द्वारा मारल गेले रावण, तो वान में सौ, करण कारक। अब इसमें मैथिली में क्या है, हिंदी में तो से ही लगेगा करण कारक में, तो लेकिन मैथिली में हम हाथ से भात खेलौं, तो ई काज हम अपने हाथे केलौं, अपने हाथे, हाथ से। जैसे हिंदी में यह काम मैंने अपने हाथ से किया, और मैथिली में से लिखने की जरूरत नहीं है, वो सीधा लिखा जाएगा। यहाँ एक तो प्रयोग सौ हुआ, काज हम अपने हाथे, हाथे ऊपर चांद बिंदु कैलौं। ये है मैथिली की विलक्षणता। यहाँ जो है इसमें हिंदी में केवल से विभक्ति से करण का जो है वो प्रयोग होगा, लेकिन मैथिली में दो तरह से, एक तो सौ, सौ के ऊपर चांद बिंदु, और दूसरा हाथे। अब देखिए जो जिससे हो रहा है जो करण कारक है, जैसे बाण है यहाँ, तो जैसे ही हाथ है उसके ऊपर चांद बिंदु, हाथे कैलौं। तो ये इस तरह से भी मैथिली में प्रयोग होता है। अब आप देखिए, अब किसके लिए मार गिराया, अब सवाल कीजिए। संप्रदान कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, तो किसके लिए मार गिराया। अब यहाँ संप्रदान कौन सा है, कहाँ लगेगा संप्रदान, तो सीता के लिए मार गिराया। यहाँ भी है सीता के लिए मार गिराया, तो यहाँ को के लिए है, संप्रदान का जो विभक्ति का चिन्ह है को के लिए, तो यहाँ जो है हिंदी में देखिए लगेगा सीता के लिए, सीता के लिए, ये हो गया संप्रदान। अब मैथिली में देखिए, दोनों भाषाओं का उदाहरण देके आपको समझा रहा हूं ताकि कहीं समझने में कोई दिक्कत नहीं हो आपको। और ये कारक विभक्ति जो है किसी भी भाषा में अगर आप लिखते हैं तो कारक विभक्ति को जानना बहुत ही जरूरी है। आप अच्छे से जब तक नहीं जानिएगा शुद्ध शुद्ध आप नहीं लिख पाइएगा। तो संप्रदान कारक सीताक लेल, अब संप्रदान में मैंने क्या कहा था, टेबल में क्या दिखाया था, को के लिए, और मैथिली में क्या होता है संप्रदान के लिए, लेल या हेतु, हेतु भी हो सकता है। तो सीताक हेतु, हेतु भी लिख सकते हैं और लेल भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ये हो गया संप्रदान। अब जो है आपादान, आपादान क्या है, किसी भी वस्तु से या व्यक्ति से कोई वस्तु अलग हो रही हो तो उसको आपादान कहेंगे। लेकिन मैथिली में जो है, मैंने टेबल में भी दिखाया था, आपने ध्यान दिया होगा कि करण कारक का जो सौ है, करण का सौ, और संप्रदान आपादान में जो सौ है, वो दोनों सौ का ही प्रयोग होता है, सौ दंत सौ ऊपर चांद बिंदु, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न होता है। इसमें है किसी चीज के द्वारा, करण किसी वस्तु, जैसे हम पेन से लिखैत छी, तो पेन
स लिखित सी में, ये करण कारक हो गया। लेकिन हमरा हाथ से पेन खसी पड़ल, मेरे हाथ से पेन गिर गया, तो यहाँ अपादान कारक है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है समझने में। आप देखिए उसी तरह यहाँ पर जो है रथ सौ, क्या चीज से युद्ध हुआ? तो रथ से, रथ सौ। यहाँ हिंदी में लिखेंगे से, यहाँ हिंदी है तो हिंदी में से लिखेंगे, और यहाँ मैथिली में सौ लिखेंगे। ठीक है। अब क्या चीज के युद्ध में, अब यहां जो है क्या चीज में मार गिराया? यहां देखिए संबंध कारक, एक संबंध कारक जो है वो इसमें यहां पर संबंध कारक लगेगा। राम ने रावण को वान से सीता के लिए रथ से, यहां लगेगा संबंध कारक। संबंध का क्या है हिंदी में? काके की, तो लंका के, यहां हो गया संबंध, और यहां क लग जाएगा सीधे, लंकाक, ये हो गया मैथिली का संबंध। यहां लगा के, यहां लगा मैथिली में क, टेबल में भी बताया था मैंने। लंकाक अधिकरण में, तो अधिकरण में पर है, अधिकरण का चिन्ह क्या है? में, तो यहां भी में लगेगा और यहां हिंदी में भी में लगेगा। क्या चीज में मार गिराया? अधिकरण कहां लगेगा? ये सवाल कीजिएगा, कहां पर मार गिराया, किस जगह मार गिराया? तो युद्ध में, तो ये हुआ, यहां पर अधिकरण कारक लगेगा। तो ये इसमें भी और इसमें भी, दोनों जो है में एक ही तरह, हिंदी में भी और मैथिली में भी संप्रदान कारक में का चिन्ह जो है एक ही तरह से यूज होता है। अधिकरण, अधिकरण में जो है संप्रदान का तो हो गया, ये अधिकरण, अधिकरण में पर, तो अधिकरण जो है युद्ध में, यहां पर में हो गया अधिकरण। और इसके बाद आता है संबोधन। तो संबोधन मैंने बताया ही था आपको कि संबोधन हिंदी का है हे अरे, और मैथिली में जो है रो, हो, यो और औ, अनादर, आदर, सम्मान और अत्यधिक सम्मान। तो रो अनादर, हो थोड़ा सा आदर, यो सम्मान, और औ कह के संबोधित करेंगे तो अत्यधिक सम्मान प्रदर्शित होगा। और यदि स्त्रीलिंग को कहते हैं प्राणीवाचक स्त्रीलिंग को, तो उसमें ए, है और गई, ये मैथिली में प्रयोग होता है संबोधन कारक में। तो वाक्य प्रयोग के द्वारा भी आपने देख लिया कि कैसे कारक के चिन्हों का प्रयोग हिंदी में कैसे होता है, वो तो आप जानते ही हैं। और मैथिली का उदाहरण हिंदी को सामने रख करके मैंने बता दिया कैसे कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब कहीं कोई संशय आपको नहीं होगी। अब आप आराम से जो है वाक्यों को कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए, सही सही प्रयोग करते हुए आप शुद्ध मैथिली लिख सकते हैं। अब लिंग में देखिए, लिंग में कर्ता के अनुसार हिंदी में जो है कर्ता का जो लिंग होता है उसके अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है, पर मैथिली में कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का रूप नहीं बदलता है और क्रियापद का भी रूप नहीं बदलता है। जैसे आप उदाहरण स्वरूप देखिए, अगर हिंदी में लिखते हैं राम जाता है, तो राम क्या है? पुल्लिंग है, तो उसके लिए क्रिया जाता है। ये पुल्लिंग है राम, तो उसके लिए जाता है का प्रयोग हुआ है। सीता जाती है, सीता क्या है? स्त्रीलिंग है, तो सीता के लिए
ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग है तो जाता क्या बदल गया, जाति में, सीता जाती है। पर मैथिली में क्या होता है, कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का रूप नहीं बदलता है। जब मैथिली में लिखेंगे तो राम जाता है को लिखेंगे राम जाइत अछि पुल्लिंग, और सीता स्त्रीलिंग है तो उसके लिए भी लिखेंगे सीता जाइत अछि। यहां पर क्रिया का रूप नहीं बदला, लिंग का परिवर्तन तो हुआ पर क्रिया का रूप नहीं बदला। तो मैथिली में इसी तरह लिखा जाता है। हिंदी में क्या होता है, कर्ता पर जो है कल्पित लिंग आरोपित होता है। मतलब मान लिया जाता है कि ये फलाना वस्तु पुल्लिंग है, फलाना वस्तु स्त्रीलिंग है। पर मैथिली में यथार्थ लिंग का प्रयोग होता है। जो यथार्थ रूप में वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, कुछ कंडीशन में, हर जगह नहीं, कुछ कंडीशन में, जैसे मैं बताऊंगा आगे आपको, वहां ये जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अनुसार क्रियापद का रूप बदलता है। तो हिंदी में कल्पित लिंग आरोपित होता है। तो जैसे घड़ी, घड़ी को जो है मान लिया गया कि ये, घड़ी को मान लिया गया कि ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। घड़ी को स्त्रीलिंग मान लिया गया है तो घड़ी मिली, स्त्रीलिंग है तो ये जो है मिली लिखा गया। और छाता मिला, छाता को मान लिया गया कि ये पुल्लिंग है तो छाता मिला। चूंकि हिंदी में, हिंदी व्याकरण में ये नियम बना दिया गया है कि प्रत्येक आकारांत शब्द जो है अधिकतर स्त्रीलिंग होंगे और आकारांत शब्द जो है वो पुल्लिंग होंगे और इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होंगे। तो घड़ी मिली स्त्रीलिंग, छाता मिला पुल्लिंग। लेकिन मैथिली में घड़ी भेटल, मिली के लिए भेटल, और छाता भेटल, यहाँ पर परिवर्तन नहीं हुआ। चूंकि घड़ी को ये कोई लिंग नहीं मानता है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, ये यथार्थ लिंग का इसमें प्रयोग होता है और इसमें कल्पित लिंग का प्रयोग, मान लिया जाता है कि ये फलाना वस्तु स्त्रीलिंग है, फलाना वस्तु पुल्लिंग है। तो मैथिली में घड़ी मिली को घड़ी भेटल और छाता मिला को छाता भेटल, कोई परिवर्तन नहीं। पर जब भूतकाल सम्मान बोधक रूप में जो है क्रिया का परिवर्तन लिंग के अनुसार होता है, मैंने कहा था कुछ खास कंडीशन में होता है। तो आप देखिए, जैसे माँ चली गई, हिंदी में लिखते हैं माँ चली गई। माँ क्या है, स्त्रीलिंग है, तो माँ के लिए चली गई आया। यहाँ पर क्रिया जो है वर्ब चली और सहायक क्रियापद जो है वो गई, ये दोनों बदल गया। माँ स्त्रीलिंग है तो उसके अनुसार क्रियापद और सहायक क्रियापद दोनों का रूप स्त्रीलिंग हो गया। बाबूजी चले गए, बाबूजी जो है क्या है, पुल्लिंग है, तो बाबूजी चले गए, यहाँ सम्मान भी दिया जा रहा है बाबूजी को, तो बाबूजी चले गए। यहाँ पर बाबूजी चली गई नहीं हुआ, तो कर्ता के जो रूप है, उसका जो लिंग है, उसके अनुसार सम्मानबोधक में चले गए। मैथिली में भी आप देखिए, माँ चली गई स्त्रीलिंग है तो माय चल गेली, माय चल गेली, यहाँ सहायक क्रियापद का रूप जो है माय के अनुसार गेली हो गया, स्त्रीलिंग है चूंकि माय। और बाबूजी चले गए तो बाबूजी चल गेला, बाबूजी के लिए पुल्लिंग का जो है यहाँ पर क्रियापद का, सहायक क्रियापद का प्रयोग हुआ है। तो बस केवल इस कंडीशन में भूतकाल सम्मानबोधक रूप में ही लिंग के अनुसार क्रियापद का रूप बदलता है। बाकी सभी जगह जो है वो क्रियापद का रूप लिंग, कर्ता के लिंग के अनुसार मैथिली में नहीं बदलता है। अब आइए अगला देखते हैं। टेंस देख लेते हैं। काल, काल का जो रूप है वर्तमान काल में क्रियापद का रूप जो है कैसे बदलता है, हिंदी में कैसे प्रयोग होता है और उसका मैथिली में कैसे प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में लिखते हैं जाता है तो उसको मैथिली में लिखेंगे जाइत अछि, जाता बदल जाएगा जाइत।
खाता है तो खाइत अछि, खाता खाइत। ध्यान दीजिए, वर्तमान काल में ऐसे ही बदलता है क्रियापद का रूप। सोता है सुतैत अछि, रोता है कनैत अछि। रोता है को मैथिली में क्या लिखेंगे? कनैत अछि। अब भूतकाल में देखिए, भूतकाल में जैसे चला गया, राम चला गया, तो उसको मैथिली में लिखेंगे राम चल गेल। या सम्मान देना है, सम्मान पूर्वक बोलना है तो राम चल गेलाह। ठीक है। खा लिया, अगर हिंदी में लिखेंगे खा लिया तो मैथिली में लिखेंगे खैलक। ख य ल क खैलक। या सम्मान किसी आदरणीय व्यक्ति के लिए संबोधन करना है तो खैलनी। सो गया, मैथिली में लिखेंगे सूतल। या सम्मान पूर्वक बोलना है तो सुतला। हिंदी में भी सो गया को सो गए लिखते हैं ना, तो सो गए के लिए सम्मान किसी को देना है तो सो गए के लिए सुतलाह, सो गया के लिए सूतल। तो इसमें जो है लॉ का प्रयोग, जैसे चला गया चल गेला, सो गया सुतल, रोया कानल, या रोए तो सम्मान पूर्वक कहना है तो कनलाह। तो इस तरह जो है भूतकाल में क्रियापद का प्रयोग हिंदी में आप देख रहे हैं कैसे होता है और उसका मैथिली रूपांतरण कैसे होता है। अब आइए भविष्यत काल। भविष्यत काल में जो है गागेगी का प्रयोग होता है हिंदी में, और वो मैथिली में तो में बदल जाता है या ताह में बदल जाता है। जैसे देखिए, जाएगा हिंदी में लिखते हैं जाएगा, मैथिली में लिखेंगे जायत। उसी तरह जाएंगे अगर हिंदी में लिखेंगे तो जयताह। हिंदी में खाएगा खायत, खाएंगे खैताह। सोएगा सूतत, सोएंगे मैथिली में सुतताह। रोएगा कानत, रोएंगे कनताह। ठीक है। रोएगा को क्या लिखेंगे मैथिली में? कानत, और रोएंगे को कनताह। तो इस तरह बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सामान्य है। थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छे से सीख जाएंगे, और फिर एक बार अगर सीख गए उसका प्रयोग तो लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर आइए वचन में। वचन में जो है, वचन में आइए देखते हैं, लड़का काम करता है एक वचन है, लड़का है एक वचन, तो हिंदी में लड़का के लिए काम करता है। और लड़के काम करते हैं, लड़के है बहुवचन, प्लूरल नंबर है, तो करते हैं, करता है बदल के क्या हो गया? करते हैं। लेकिन अगर मैथिली में उसको बहुवचन बनाएंगे तो सब पर सर्ग लगा करके उसका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे लड़का काम करता है को मैथिली में लिखेंगे लड़का काज करैत अछि, एक वचन है। और लड़के काम करते हैं को लिखेंगे मैथिली में लड़का सब, लड़का सब बना करके लड़के जो प्रयोग होता है हिंदी में उसको लड़का में सब पर सर्ग लगा करके, लड़के नहीं होगा मैथिली में, लड़का सब होगा। तो बहुवचन, लड़का का बहुवचन हो गया लड़का सब काज करैत अछि। अच्छा, करैत अछि, करैत अछि दोनों में जो है ये वर्ब सेम रहा, केवल लड़का जो है यहाँ लड़के है हिंदी में, तो उसको रूप बदल करके प्लूरल नंबर बनाया गया लड़का सब। और ये जो है क्रियापद दोनों में करैत अछि और करैत अछि, मैंने पहले भी बताया आपको, उसका रूप जो है क्रियापद का लिंग के अनुसार नहीं बदलता है। तो बहुवचन में केवल लड़का सब का प्रयोग हुआ और काज करैत अछि एक वचन में भी है और बहुवचन में भी है।
अब देखिए, जैसे गाय है, गाय अगर प्लूरल नंबर में है तो उसको क्या लिखते हैं? गायें। गौ याकारी, गौ गौकार गा, ये और ऊपर अनुस्वार, गायें। मैथिली में उसको मैंने बताया कि परसर्ग सब लगा करके बहुवचन बनाया जाता है, तो गाय सब। मैथिली में क्या हो गया प्लूरल नंबर? गाय सब। अब देखिए हिंदी में है विद्यार्थियों, विद्यार्थी का बहुवचन जो है विद्यार्थियों हो गया, स्टूडेंट्स। तो मैथिली में इसको विद्यार्थी सब बना करके बहुवचन बनाया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी सब का प्रयोग होगा या विद्यार्थी लोकनि का प्रयोग होगा, विद्यार्थी लोकनि। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, यो लोकनि बना करके जो परसर्ग मतलब जो प्लूरल नंबर बनाया जाता है बहुवचन सिंगुलर नंबर का, तो लोकनि का प्रयोग सभी जगह नहीं होगा। लोकनि का प्रयोग जहाँ मनुष्य है, मनुष्य के लिए बहुवचन का प्रयोग हो रहा है, वहीं केवल लोकनि का प्रयोग होगा। अब गाय के लिए गाय सब का प्रयोग हुआ, गाय लोकनि का प्रयोग नहीं होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। लो कर लो, को नो हर्षिकार नी, लोकनि। तो केवल मनुष्य जहाँ है, कर्ता मनुष्य है और उसका बहुवचन बनाना है, तो वहाँ केवल लोकनि का प्रयोग होगा या परसर्ग सब लगा करके भी होगा। तो जैसा वाक्य है, जैसा प्रसंग है, उसके अनुसार प्रयोग होता है। सहायक क्रियापद। सहायक क्रियापद क्या है? क्रियापद यानी वर्ब के बाद जो आता है उसको सहायक क्रियापद कहते हैं। तो मैथिली में सहायक क्रियापद का भी विशिष्ट प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में लिखते हैं जाता है, ये जो है जाता है, उसके लिए यहाँ अच्छी का प्रयोग होगा। है के लिए अच्छी, जाता है जायत अच्छी। मैं जाता हूँ, ये हूँ जो है हिंदी का, इसके लिए यहाँ छी का प्रयोग हुआ, छ दुर्घी इकार छी। मैं जाता हूँ, हम जायत छी। तुम जाते हो, तो जायत छह। तुम के लिए तो जायत छह। वह या वो जाते हैं, तो वह के लिए मैंने बताया था ओ का प्रयोग होता है। वह जाते हैं या वो जाते हैं, ओ जायत छथि। वो जाते हैं, चूंकि सम्मान यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, तो ओ जायत छथि। वो जाते हैं के लिए ओ जायत छथि। वह जाता है, ओ जायत अछि। यदि सम्मान है तो छथि का प्रयोग, और अगर कर्ता के प्रति सम्मान नहीं प्रकट करना है तो ओ जायत अछि। यहाँ अच्छी का प्रयोग हो जाएगा। तो ये अच्छी, छथि, छह, छी, ये सब क्या है? सहायक क्रियापद है। चूंकि यह क्रिया के बाद आया, जायत क्या है यहाँ पर? गो। गो तो वर्ब है ना, तो ये क्रियापद है। तो क्रियापद के बाद जो आया है उसको सहायक क्रियापद कहते हैं। तो ये सब मैथिली की सहायक क्रियापद है। ठीक है, मैथिली के सहायक क्रियापद हैं। अब देखिए, वह जाता है, वो जायत अछि। वो लोग जाते हैं, ओ लोकनि जायत छथि। मैंने बताया था कि लोकनि का प्रयोग प्लूरल के सेंस में होगा, बहुवचन के सेंस में होगा, और जहाँ मनुष्य है कर्ता, वहीं पर लोकनि लगा के परसर्ग जो है वो लगा करके प्लूरल बनाया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है। तो वो लोग मनुष्य हैं, तो वो लोग जाते हैं, ओ लोकनि जायत छथि, या ओ सब जायत छथि। यहाँ ओ सब भी लिख सकते हैं, ओ सब जायत छथि। अब देखिए, मैथिली में जो है कुछ विशिष्ट सहायक क्रियापद भी हैं। मैथिली का जो लेखन है या इसका जो उच्चारण है, जो संबोधन है, इसको मीठी भाषा क्यों कहते हैं? यही विशेषताएं जो है मैथिली के मिठास को बढ़ाती हैं, इसे मीठी भाषा के रूप में जो है प्रतिष्ठित करती हैं।
तो विशिष्ट सहायक क्रियापद मैथिली का क्या क्या है? जैसे थिक, थिकैक, अछि, छैक, छल, छलाह, छलखिन। अब इसका प्रयोग जो है वाक्य में कैसे होता है? सहायक क्रियापद का कैसे प्रयोग होता है विशिष्ट सहायक क्रियापद का वाक्य में? तो ये क्या है हिंदी में लिखते हैं, ये क्या है तो मैथिली में लिखेंगे ई की थिक, ई की थीक, या ई की छैक, छयकार क, ई की छैक। ये क्या है को क्या लिखेंगे? दो तरह से लिखेंगे, ई की थीक, ई की छैक। दूसरा है यह राम की पुस्तक है, यह राम की पुस्तक है। हिंदी में लिखते हैं, मैथिली में कैसे लिखेंगे? ई रामक पोथी थिकैक, पुस्तक को पोथी लिखते हैं और है के लिए यहाँ थिकैक का प्रयोग होगा। यह राम की पुस्तक है, ई रामक पोथी थिकैक। यह विशिष्ट सहायक क्रियापद यहाँ लग गया। राम जाता है, राम जाइत अछि, यहाँ अछि का प्रयोग हुआ है। उन्होंने भोजन कर लिया था, उन्होंने भोजन कर लिया था, ओ भोजन क लेने छलाह। कर लिया था के लिए छलाह विशिष्ट सहायक क्रियापद। तो ओ भोजन क लेने छलाह, क मैंने बताया था संबंध कारक में जो है क के बाद अर्ध अ के चिन्ह का प्रयोग होता है। ओ भोजन क लेने छलाह। जब मैं गया तो बाबूजी सोए हुए थे, हिंदी में लिखते हैं। इसी को मैथिली में कैसे लिखेंगे? जखन हम गेलहुँ तो बाबूजी सुतल छलाह। जब मैं गया तो बाबूजी सोए हुए थे, मैथिली में लिखेंगे जखन हम गेलहुँ तो बाबूजी सुतल छलाह। इसी तरह जो है वाक्य में प्रयोग इसका होता है। और वाक्य में कैसे विस्तृत रूप से हिंदी से मैथिली में प्रयोग होता है, हिंदी में जो लिखते हैं उसको मैथिली में कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए मेरी एक पुस्तक है मैथिली भाषा व्याकरण और साहित्य। मैथिली भाषा व्याकरण एवं साहित्य मेरी पुस्तक है। उसमें हिंदी मैथिली डिक्शनरी भी दी हुई है, हिंदी शब्द और उसका मैथिली में रूपांतरण क्या होता है, और साथ ही उसमें हिंदी वाक्य का मैथिली वाक्य में कैसे प्रयोग होता है वो बहुत विस्तार से मैंने उसमें लिखा है। वो किताब भी जब मेरे क्लास में आप आएंगे तो वो किताब भी मेरी जो ऑनलाइन कक्षा होती है उसमें ऐप के अंदर उस किताब को भी मैं डाल देता हूं, ताकि आप उसको देखते रहें और जहां कहीं आपको लेखन में समस्या आती है आप उससे सहायता लें। तो अब आइए देखते हैं इसका और जो होता है प्रयोग हिंदी से मैथिली में, हिंदी में कैसे लिखा जाता है और उसको मैथिली में कैसे लिखा जाएगा, कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। अब आइए देखते हैं लेखन में कुछ अन्य प्रयोग कैसे होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी लेखन के अंतर्गत इन शब्दों का प्रयोग जो है बार बार होता है। जैसे हिंदी में बार बार प्रयोग होता है इन शब्दों का, उसी तरह मैथिली में भी होता है। तो ये जानना परम आवश्यक है। अब जैसे देखिए संबंध सूचक योजक शब्द जो है, संबंध सूचक योजक शब्द में हिंदी में लिखते हैं जिसका, तो मैथिली में लिखेंगे जकर, उसका, ओकर, उसका के लिए क्या लिखेंगे? ओकर, किसका, ककर, किसका के लिए मैथिली में लिखेंगे ककर, कौर, ककर, मेरा, हिंदी में लिखते हैं ना मेरा, मैथिली में लिखेंगे हमर। अब मात्रा सूचक शब्द, मात्रा सूचक शब्द जो है हिंदी में लिखते हैं कुछ, कुछ, फ्यू, इंग्लिश में जिसको फ्यू बोलते हैं हिंदी में कुछ बोलते हैं, उसको मैथिली में क्या लिखेंगे? किछु, कौहर्षिकार, छहर्षुकार, किछु। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक जो है हिंदी में लिखते हैं कौन,
तो मैथिली में लिखेंगे कोन, क ओकार नो, ये औ जो है इस पर ये औ नहीं होगा, ओकार होगा, एक पाई होगा केवल। कौन को मैथिली में लिखेंगे कौन। क्या हिंदी में लिखते हैं क्या, तो मैथिली में लिखेंगे की, क दीर्घिकार की और प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या को लिखेंगे की। अब समय बोधक हिंदी में लिखते हैं अभी, मैथिली में उसी को लिखेंगे एखन, एखन। जब को लिखेंगे जखन, तब को लिखेंगे तखन। अब दिशा सूचक सर्वनाम, अब दिशा सूचक में देखिए इधर, इधर को लिखेंगे एम्हर, एम्हर, ए आधा म ह र एम्हर। उधर ओम्हर, जिधर जिम्हर, किधर कोम्हर। अब भावबोधक शब्द, भावबोधक शब्द में जो है जैसा, हिंदी में लिखते हैं जैसा, तो मैथिली में लिखेंगे जेहन। कैसा केहन, वैसा मैथिली में लिखेंगे ओहन, वैसा को क्या लिखेंगे ओहन। वैसे, वैसे को क्या लिखेंगे मैथिली में ओना, ओ नोआ करना, ओना, वैसे को ओना। अब जो है कुछ अन्य प्रयोग देखिए, अन्य प्रयोग किस तरह से होता है। भी, जो भी लिखते हैं हिंदी में वो भी गए इस अर्थ में, तो उसको मैथिली में लिखेंगे भी को से हो, से होकार हो, से हो। वो भी गए को क्या लिखेंगे ओ से हो गेला, वो भी गए को ओ से हो गेला। भी के जगह पर मैथिली में से हो आ जाता है। लेकिन, जो लेकिन है, बट, लेकिन को हिंदी में लिखते हैं किंतु या परंतु या मुदा। मुदा भी लिख सकते हैं, किंतु भी लिख सकते हैं, परंतु भी लिख सकते हैं। जैसा वाक्य होगा उसके अनुसार प्रयोग होता है। पर मुदा जो है वो शुद्ध माना जाता है, शुद्ध तो ये सब भी माना जाता है, पर ये तीनों का प्रयोग वाक्यानुसार होता है। अभी तक, अभी तक को क्या लिखेंगे एखन धरि, तक के लिए धरि का प्रयोग होगा, ध और हर्षिकार री। अभी तक के लिए एखन धरि। किया गया, कयल गेल, यह काम किया गया, ई काज कयल गेल। किया गया के लिए कयल गेल। हुआ, हुआ के लिए भेल, हुआ के लिए क्या लिखते हैं भेल। किया है, कयलक अछि, कयने अछि। किया, अगर केवल किया रहेगा तो उसके लिए कयलक, कयलनी। अगर सम्मान के अर्थ में देना है तो किया को कयलनी, नहीं तो कयलक। किया मतलब उसने ये काम किया, इस अर्थ में। तो इसमें जैसे आप लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं इसमें, तो मैथिली में लिखेंगे एही में, एही में। इसमें के लिए क्या आएगा एही में। करते हैं, हिंदी में लिखेंगे करते हैं, तो हिंदी में लिखते हैं, मैथिली में क्या लिखेंगे करैत छथि। किया जा सकता है, मैथिली में लिखेंगे इसी को कयल जा सकैत अछि या कयल जा सकैछ। कयल जा सकैत अछि या कयल जा सकैछ। सकैत अछि को शॉर्ट में सकैछ बोल देते हैं, सकैछ लिखते हैं। जैसे आई विल गो देयर, तो आई विल जो उसको लिखते हैं कैसे आइल, आई ए पोस्ट ऑफिस लगा करके पाई लगा के ऊपर में डबल एल लगा देते हैं, तो उसको शॉर्ट में आइल भी बोलते हैं। उसी तरह कयल जा सकैत अछि को शॉर्ट में कयल जा सकैछ लिखते हैं। होता है, होता है को हिंदी में लिखते हैं होता है, मैथिली में कैसे लिखेंगे होइत अछि या होइछ। शॉर्ट में होइत अछि को होइछ भी लिखते हैं।
इस तरह से बहुत ही सिंपल है। बस ये जो है कुछ आपको जो मैंने बताया व्याकरण के दृष्टिकोण से और शब्द के रूपांतरण के दृष्टिकोण से, इसको जैसे मैंने बोर्ड पर बताया है, इसे आप अच्छे से लिख लें और इसे सीख लें। फिर मैथिली लिखने में कहीं कोई दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। और मैथिली भाषा एवं साहित्य एक वैकल्पिक विषय है यूपीएससी के सिलेबस में, सिविल सेवा की परीक्षा में। और इस छोटे से सिलेबस वाले विषय को रख करके बहुत कम समय में ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी आप कर सकते हैं और बाकी जो समय आपको बचेगा वो जीएस की तैयारी में आप लगा सकते हैं। और आपका जो सपना है यूपीएससी परीक्षा को क्रैक करने का, आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, उसको आप इस विषय को रख करके इसके माध्यम से आप उस सपने को साकार कर सकते हैं। मेरी ऑनलाइन कक्षा जो है वो चलती है और उसमें आप एडमिशन लेते हैं तो क्लास में भी मैं बहुत सारी बातें बताता हूं। वैसे तो यही पर्याप्त है, इसके अलावा भी क्लास में भी बताऊंगा। और जो मैंने पुस्तक जो लिखा है उस पुस्तक में भी है, वो पुस्तक भी मैं ऐप के अंदर अपलोड कर देता हूं। आप उस ऐप के अंदर जाएंगे तो आपको जहां भी समस्या आएगी थोड़ी बहुत उसका समाधान जो है वहां से आपको मिल जाएगा। और कॉपी चेकिंग के दौरान भी मैं आपको मार्गदर्शन देता रहूँगा। तो ये था मैथिली कैसे लिखें, इस पर कक्षा। मेरे YouTube चैनल को विदेहा आईएएस को सब्सक्राइब कर लीजिए और विदेह आईएएस पर जो भी वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और इस चैनल से जुड़े रहें और मैथिली भाषा एवं साहित्य से यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।